हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम बात करेंगे मून के बारे में कि मून कैसे बना, अकेला मून कैसे पृथ्वी पर जीवन को नष्ट कर सकता है, मून को होलो क्यों कहा जाता है, मून पर घंटियां क्यों सुनाई देती हैं, मून की सतह से कब कब और हम क्या क्या लेकर आए हैं, नासा ने वो कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसको आज तक नासा ने गुप्त रखा है, उससे निकलने वाली जानकारियाँ किसी से भी साझा नहीं की गई है, मून का स्ट्रक्चर कैसा है, फेक लैंडिंग, एलियन कॉन्सेप्ट, मून पर बनने वाले घर और उसका भविष्य। इन सारी चीजों के साथ सबसे जरूरी चीज जो इस वीडियो में हम जानेंगे वो ये कि क्यों कोई भी देश मून के मामले में किसी दूसरे देश की स्पेस एजेंसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। हाँ जी, सच्चाई यही है। क्या लगता है आपको, जब भारत के इसरो ने विक्रम लैंडर को मून की सतह पर जंप कराया था तो क्या वो दिखावा था? नहीं भाई साहब, ये उछल कूद लोगों को दिखाने के लिए नहीं की गई थी कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि हम मून की सतह पर अपने लैंडर को जंप करा सकते हैं। और कमाल की बात ये है कि पूरी दुनिया में, अखबारों में, यहाँ तक कि हमारे इसरो वैज्ञानिकों ने भी मीडिया में यही बात कही है कि ये एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सच्चाई बताई ही नहीं गई है, जबकि इसके पीछे का मकसद कुछ और था और ये बात मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो आखिर हमारा चंद्रमा कैसे बना? इसके पीछे जो सबसे पहली थ्योरी दी गई है वो ये कि एक बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से भटकता हुआ गुजर रहा था और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने यानी ग्रेविटी ने उसको खींच लिया और ये ग्रेविटी के चक्कर में फंसकर बार बार पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा, जिसे आज हम मून के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मून एक एस्टेरॉयड नहीं है। पर क्यों नहीं है? इसके पीछे वैज्ञानिकों ने कारण दिया है कि जो मून का साइज है, इतने बड़े साइज का एस्टेरॉयड नहीं होते और ज्यादातर एस्टेरॉयड सूरज का चक्कर लगाते हैं, किसी ग्रह का नहीं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने मून को एस्टेरॉयड ना मानने की कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। दूसरी थ्योरी जिस पर वैज्ञानिक विश्वास करते थे, हाँ जी करते थे, वो ये थी कि शायद मून का भी निर्माण तभी हुआ हो जब हमारी पृथ्वी का हुआ था। लेकिन ये बात भी थोड़ी हजम करनी मुश्किल थी। उसके पीछे का कारण था ये कि अगर ऐसा है तो मून के साइज के हिसाब से उसे एक ग्रह होना चाहिए, क्योंकि हमारे चंद्रमा का आकार पृथ्वी के 1/4 के बराबर है और पूरे सौर मंडल में किसी दूसरे ग्रह का चंद्रमा इसके आसपास भी नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? देखो भैया, पूरे सौर मंडल में कोई भी चंद्रमा अपने ग्रह के 1/4 हिस्से के बराबर नहीं है। हमारे चंद्रमा को छोड़कर कोई भी नहीं है। वैज्ञानिकों के हिसाब से चंद्रमा और पृथ्वी बाइनरी प्लेनेट की तरह व्यवहार करते हैं, यानी चंद्रमा और पृथ्वी 2 प्लेनेट सिस्टम की तरह व्यवहार करते हैं। अब ये दोनों थ्योरीज चांद पर जाने से पहले आई थी, लेकिन जैसे ही नासा ने पहले इंसान को चांद की सतह पर भेजा, ये पता करने के लिए भेजा कि आखिर चांद बना कैसे। हाँ जी, सच्चाई तो यही है। पूरी दुनिया का फोकस था इस बात पर कि पहला इंसान चांद की धरती पर कदम रखेगा, लेकिन नासा का फोकस था इस बात पर कि ये वापस भी आएंगे कि नहीं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ऐसा ही हुआ था। दरअसल जब पहला इंसान चांद की धरती पर कदम रखने वाला था, तब नासा को ये बात नहीं पता थी कि चांद की सतह सॉलिड है या धूल का गुब्बारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि चांद की ऊपरी सतह धूल का गुब्बारा हो और जैसे ही नासा का लैंडर मून की धरती पर कदम रखे वो उसके अंदर धंस जाए। ये बात तो खुद फिजिसिस्ट मिचियो काकू ने एडमिट की है। We didn't know how solid the surface was. Perhaps the lunar module, as it lands on the moon, will sink. So we simply kept our fingers crossed and hoped that the surface of the moon was solid. अब देखो, नासा ने मून पर 6 मैन्ड मिशन भेजे हैं जो अब तक लगभग 362 किलोग्राम 874 ग्राम वजन के पत्थर चांद की धरती से उठाकर पृथ्वी पर ले आए हैं, जिन्हें हम लूनर रॉक भी कहते हैं। इसके अलावा मून पर एटमॉस्फेरिक सैंपल, मून की धरती में ड्रिल और भी दुनिया भर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। और ये सारे प्रयोग सिर्फ यही पता करने के लिए किए गए थे कि आखिर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ ये गोला बना कैसे है। चलो यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ। आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोनॉट मून की सतह पर गए, पत्थर उठाए और धरती पर ले आए और नासा शाहरुख खान बन के बाहें फैलाए उनका स्वागत करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, नासा ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि अगर मून से कोई एलियन बैक्टीरिया आता है तो इन एस्ट्रोनॉट्स को एक चेम्बर में बंद करके निपटा दिया जाएगा। हाँ, सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। नासा ने एक मोबाइल क्वारंटीन फैसिलिटी बना ली थी और जैसे ही एस्ट्रोनॉट मून की सतह से धरती पर वापस आए, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया और सबसे पहले इन एस्ट्रोनॉट्स के पास चूहों को छोड़कर देखा गया कि क्या इन चूहों में किसी तरह का बदलाव आता है। और पूरी तसल्ली हो जाने के बाद ही ये एस्ट्रोनॉट्स उस क्वारंटीन फैसिलिटी से बाहर निकले। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं मून की सतह पर कोई भी एलियन बैक्टीरिया नहीं है, ऐसा हमें बताया गया है। सच्चाई? वेल, सच्चाई का तो किसी को भी नहीं पता, मतलब आम पब्लिक में नहीं पता। आज भी अगर कोई लूनर मिशन होगा तो मून की सतह से आने वाला सैंपल पहले क्वारंटीन
क्लीन ही किया जाएगा। अब ये जो सैंपल एस्ट्रोनॉट्स वहाँ से उठाकर ले आए थे, इनकी जांच पड़ताल करने के बाद एक नई थ्योरी सामने आ गई। अब इससे पहले कि मैं आपको उस थ्योरी के बारे में बताऊं, आपको ये पता होना चाहिए कि इस नई थ्योरी से पहले जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी थी, चांद के बनने की सबसे पॉपुलर थ्योरी, जो नई थ्योरी आने के बाद पूरी तरह से धराशायी हो गई, वो भी पता होनी चाहिए। तो वो थी ये कि एक थिया नाम का ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया और उसके टकराव से पृथ्वी के जो टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, वो इकट्ठा होकर हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाने लगते हैं, जिससे निर्माण होता है मून का। लेकिन ये थ्योरी अब गलत प्रूव हो चुकी है। अब बताता हूँ कैसे। देखो, अगर थिया नाम का प्लेनेट हमारी धरती से टकराकर धरती के कुछ टुकड़े और थिया के कुछ टुकड़े धरती के चारों तरफ बिखेर देता है और उनका इकट्ठा होने पर हमारा चांद बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चांद की सतह पर थिया नाम के ग्रह के टुकड़े जरूर मिलने चाहिए। लेकिन कमाल हो गया, चांद से जो पत्थर उठाकर धरती पर वापस लाए गए, उनका कंपोजिशन लगभग धरती पर पाए जाने वाले पत्थरों के जैसा ही निकला। थिया का तो नामो निशान भी नहीं था। और दूसरा सबूत जो पता लगा वो ये कि चांद पर पाए जाने वाले पत्थर हमारी धरती पर पाए जाने वाले पत्थरों से पुराने थे। यानी कुछ चीजें इस बात की तरफ भी इशारा कर रही थी कि कहीं चांद का निर्माण धरती से पहले ही तो नहीं हो गया था। लेकिन इन सवालों का जवाब अभी भी आज की डेट तक भी हमारे पास नहीं है। अब बात करते हैं होलो मून कॉन्सेप्ट की। क्या ये खाली पीली का ख्याल है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सिद्धांत है? चलो पता करते हैं। अब नासा के द्वारा भेजे गए अपोलो मिशन सिर्फ मून की सतह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं थे, बल्कि उनका मकसद ये भी था कि आखिर मून के अंदर क्या है, इसकी कोर कैसी है। और 14 नवंबर 1969 में अपोलो 12 मिशन भेजा गया। अब एस्ट्रोनॉट्स ने मून की सतह पर जगह जगह साइज्मोमीटर लगा दिए। ये साइज्मोमीटर सतह के वाइब्रेशन को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धरती पर भूकंप आने पर उसकी वजह से पैदा होने वाले वाइब्रेशन किस तरीके से धरती की सतह को हिलाते हैं, ये साइज्मोमीटर से नापा जाता है। तो एस्ट्रोनॉट्स ने ये साइज्मोमीटर मून की सतह पर लगा दिए। लेकिन मून की सतह पर बैठकर इंतजार कौन करेगा कि भूकंप कब आएगा? तो नासा ने मून की सतह पर भूकंप लाने के लिए एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने क्या काम किया, अपना मिशन खत्म होने के बाद जब एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेस मॉड्यूल वापस मून की सतह से उड़ता है, तब वो अपने असेंड स्टेज के मॉड्यूल को मून की सतह पर गिरा देते हैं, जिसकी अब उन्हें कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और इसके गिरते ही मून की सतह पर वाइब्रेशन पैदा हो गए। लेकिन ये वाइब्रेशन खास थे क्योंकि ये वाइब्रेशन बार बार आगे और पीछे चल रहे थे। यानी मून की सतह एक घंटे की तरह बज रही थी, बैल की तरह बज रही थी, जिससे ये बात साबित हो रही थी कि मून अंदर से खोखला है। क्योंकि ठोस चीजें बैल की तरह नहीं बजती, घंटी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं बजती। ये साइज्मिक डाटा नासा के वैज्ञानिकों ने धरती पर बहुत क्लियरली ऑब्जर्व किया था, जिसके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इस चीज की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। ये बिल्कुल उम्मीद से उलट था। और ये वाइब्रेशन 2-4 मिनट के लिए नहीं थे, बल्कि 1 घंटे से ज्यादा समय तक ये वाइब्रेशन लगातार सुनाई देते रहे। मतलब साइज्मोमीटर को सुनाई देते रहे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अपने चंदा मामा अंदर से होलो हैं, खोखले हैं? वेल, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन नासा ने अपोलो 17 मिशन में यानी अपोलो 17 में जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनमें एक एक्सपेरिमेंट था चैपल बेल। चप्पल बेल नहीं, चैपल बेल। अब इस एक्सपेरिमेंट में नासा ने क्या किया, इससे क्या निकला, ये इस एक्सपेरिमेंट को करने के 50 साल बाद भी नासा ने क्लासीफाई ही रखा है। कोई भी जानकारी किसी को भी साझा नहीं की है। अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो ऐसी कौन सी जानकारियां हो सकती हैं जो हम दूसरों से साझा नहीं करना चाहेंगे? या तो कुछ ऐसा होगा जिससे हम फायदा उठाना चाहें और किसी और को इस बात का पता ना लग जाए, इसलिए उसे सीक्रेट कर दे। या फिर कुछ इतना ज्यादा डरावना भी हो सकता है जो मास पैनिक क्रिएट कर सके और इसी कारण की वजह से उसे क्लासीफाई कर दिया गया। इसके अलावा और कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। चलो आपको एक और चीज बताता हूँ जो सिर्फ मून पर ही देखने को मिलती है। जरा सोचिए, हम पृथ्वी की सतह में जितनी ज्यादा गहराई पर जाते हैं, हमें उतनी पुरानी सतह देखने को मिलती है। लेकिन क्या ये चीज मून पर भी लागू होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मून पर बिल्कुल उल्टा है। मून की सतह पर पाई जाने वाली चीजें, मिट्टी, पत्थर, मून को खोदकर निकाली गई मिट्टी से ज्यादा पुराने हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो जरा सोचिए, जब आप एक गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढे में से निकाली गई मिट्टी को कहाँ डालेंगे? जाहिर सी बात है, उस गड्ढे के आसपास की सतह के ऊपर डालेंगे। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपने पुरानी सतह को निकाल कर नई सतह के ऊपर डाल दिया। पृथ्वी पर तो ऐसा ही होगा, यानी गहराई से निकाली गई मिट्टी की उम्र ऊपर की सतह से ज्यादा होगी। और ऐसा करने पर अगर हम ऊपर की सतह के सैंपल लेंगे तो उसकी उम्र ज्यादा ही आएगी। तो क्या इस बात से ये चीज साबित होती है कि मून की मिट्टी को खोद कर ऊपर डाल दिया गया
गया है? क्या मून अंदर से खोखला है? बहुत सारे सवालों में से ये भी वो कंफ्यूजिंग सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है, और अगर है तो उन्होंने हमें नहीं बताया है। अब अगर मून अंदर से खोखला है यानी होलो है, तो आखिर ये होलो हुआ कैसे? क्या किसी ने इसको अंदर से खोद खोद कर होलो किया है? क्या ये काम किसी और इंटेलिजेंट लाइफ सोर्स का है? वैसे इस बात का जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक और सबूत को इस चीज से जोड़कर बता सकता हूँ। देखिए, मून की सतह पर नेपटूनियम 237 मिला है। सुनने में अजीब लगा? नहीं लगा होगा, अब लगेगा। ये वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो नेचर में पाया ही नहीं जाता, बल्कि इनको लैब में बनाया गया है। अब ये कैसे हो सकता है? मून की सतह पर कौन लेबोरेटरी खोल के बैठा है? ऐसी लेबोरेटरी जहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को बनाया जा रहा है। मून की सतह पर ऐसे हैवी एलिमेंट्स भी पाए गए हैं या रेयर अर्थ मेटल्स भी पाए गए हैं जो धरती पर बहुत ही कम मात्रा में हैं। आखिर ये सब मून पर कर क्या रहे हैं? वेल, यही तो वो सवाल है जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं या फिर ढूंढे जाने का दिखावा किया जा रहा है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में विक्रम लैंडर को मून की सतह से ऊपर उछाला और थोड़ी दूरी पर वापस कुदा दिया, और पूरी दुनिया इसे इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का शो ऑफ मानकर तारीफों के पुल बांध रही थी। इसरो के वैज्ञानिक भी यही बात कह रहे थे। लेकिन क्या आपको यकीन है कि हमने इतना सारा पैसा और समय खर्च करके अपनी टेक्नोलॉजी को शो ऑफ करने के लिए विक्रम लैंडर को उछाला? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, किसी भी देश की स्पेस एजेंसी किसी भी दूसरे देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा दी गई जानकारी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। जब नासा ने यह बात कही कि मून होलो है, तो उन्होंने भी इसी से मिलता जुलता एक एक्सपेरिमेंट किया था। मुझे पूरा डाउट है कि अपने इसरो के वैज्ञानिकों ने भी इसी एक्सपेरिमेंट को वापस दोहराया है, जिसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है। सिर्फ उछल कूद करने के लिए इतने पैसे और मेहनत का रिस्क अपना इसरो नहीं उठाएगा, क्योंकि उछल कूद के चक्कर में मान लो कुछ गड़बड़ हो जाती तो आगे का काम कौन करता? अब देखो, मैं इसरो की मंशा या वैज्ञानिकों पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि मेरे मन में जो डाउट है मैं उस डाउट को आपको बता रहा हूँ। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन अगर हम ऐसे सवाल ना पूछे तो सच्चाई का कभी भी पता नहीं चल पाएगा। ये मेरे पर्सनल विचार हैं, आप इससे बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं। वही सेम एक्सपेरिमेंट जो कि नासा ने किए, हमारे इसरो ने भी किए, चाइना ने भी किए, रशिया ने भी किए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी किए, जापान भी करने की प्लानिंग बना रहा है, इजराइल भी करने की प्लानिंग बना रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि मून पर जरूर कुछ ऐसा है जिसमें सबका इंटरेस्ट है, पर वो है क्या? वेल, ये हमें कोई क्यों बताएगा? अब जरा मून की ताकत के बारे में बात कर लेते हैं, यानी उसके असर के बारे में। और यहाँ पर जरूर आपको कुछ ऐसा पता लगेगा जिसकी उम्मीद शायद आपने नहीं की होगी। आपने सिल्वर ड्रैगन का नाम तो जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। चाइना यानी शंघाई के साउथ वेस्ट में 100 मील की दूरी पर एक बहुत ऊंची वेव उठती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 30 फुट और रफ्तार 25 मील प्रति घंटे के आसपास रहती है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग हर साल इकट्ठा होते हैं। और ये धरती पर घटने वाली रेयर घटनाओं में से एक है, यानी मून का ग्रेविटेशनल पुल आप बिल्कुल रियल टाइम में महसूस कर सकते हैं। आज हम जानते हैं कि समुद्र में टाइड क्यों आते हैं, और मून का ग्रेविटेशनल पुल धरती पर मौजूद पानी को एक साइड से उभार कर क्यों रखता है। लेकिन मून के बहुत सारे प्रभावों में से ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है। शायद अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपने पहले ना सुना हो। अगर मून ना रहे तो हमारा सूरज धरती को बिना सॉस चटनी के फ्राई कर देगा। हाँ जी, बिल्कुल कर देगा। This is the sun. This is the earth without the EM field. पर कैसे? देखिए, मून की ग्रेविटी धरती के अंदर मौजूद इसकी कोर को रोटेट करने में मदद करती है। ये मून की ही ग्रेविटी है जिसकी वजह से धरती का कोर घूमता है, और इस कोर के घूमने की वजह से धरती का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाले रेडिएशन के खिलाफ धरती की प्रोटेक्शन शील्ड है, जो अगर हट गई तो सूरज हमें भून देगा। हाँ जी, बिल्कुल भून देगा। अगर मून के ना रहने से सूरज हमें भून सकता है, तो मून के ना रहने से और क्या क्या हो सकता है? उम्मीद करते हैं ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर हो गया तो सबसे पहले टाइड काम करना बंद कर देंगे। उसके बाद हमारी धरती अपनी एक्सिस पर वॉबल करने लगेगी, यानी एक पॉइंट पर घूमने के बजाय एक सर्कल में बहुत तेजी से हिलना शुरू कर देगी। हमारे अर्थ की घूमने की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी। धरती पर मौजूद ज्यादातर आइस कैप पूरी तरह से पिघल जाएंगे। सारा पानी उन शहरों की तरफ दौड़ने लगेगा जो समुद्र किनारे बसे हैं, वो पूरी तरह से डूब जाएंगे। धरती के कुछ हिस्सों में बहुत जबरदस्त ठंड और दूसरे हिस्सों में
बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ेगी, जीवन मुश्किल हो जाएगा। मून सिर्फ धरती को स्टेबल ही नहीं करता बल्कि डीप स्पेस से आने वाले बड़े बड़े पत्थर यानी एस्टेरॉइड्स को भी एक बॉडी गार्ड की तरह रोकता है, अपनी तरफ खींच लेता है। धरती और मून के बीच में बिल्कुल परफेक्ट तालमेल है, जिसकी वजह से धरती पर जीवन संभव हुआ है। चलो एक और मजे की बात सुनो। सूरज का डायामीटर मून से 400 गुना ज्यादा है, लेकिन मून पृथ्वी के सूरज के मुकाबले 400 गुना पास है, इसीलिए बिल्कुल परफेक्ट सोलर एक्लिप्स बनते हैं। क्या लॉटरी लगी है हमारी। इन सारी चीजों की वजह से पृथ्वी पर जीवन भी संभव हो गया और सोलर एक्लिप्स भी देखने को मिल गए। अब देखिए, मैंने इस बात को लॉटरी कहा है, लेकिन सारे वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात पर यकीन करते हैं कि मून को बिल्कुल प्रिसाइसली उसकी जगह पर रखा गया है। ये एक स्पेसशिप है। अब मैं इस चीज की बहस में नहीं जाऊंगा, ये वैज्ञानिकों का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या मून का प्रभाव सिर्फ धरती पर पड़ता है या मून का प्रभाव इंसानों पर भी पड़ता है? वेल, बिल्कुल पड़ता है। आपने एक शब्द सुना होगा, लूनेटिक, जिसका अर्थ है एक ऐसा इंसान जो अजीब और बहुत ही खतरनाक हरकतें करता है। ये लूनेटिक शब्द कहाँ से आया है? लूनर शब्द से। लूनर का मतलब क्या है? मून। तो इंसानों की अजीब और खतरनाक हरकतों को चांद से जोड़कर क्यों देखा गया? क्या इसके बीच में कोई सीधा संबंध है? बिल्कुल है। एक रिपोर्ट तो यही साबित करती है। 1984 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस रिसर्च पेपर को लिखा था पटना मेडिकल कॉलेज के 2 रिसर्चर्स ने, जिनका नाम था सीपी ठाकुर और दिलीप शर्मा। इन दोनों के द्वारा की गई रिसर्च में ये बात साबित हो गई कि मून का प्रभाव हमारे दिमागों पर पड़ता है और हमारी हरकतें पूर्णिमा की रात को यानी कि फुल मून नाइट को बिल्कुल बदल जाती हैं। इसके सबूत इस रिसर्च पेपर में दिए हुए हैं, यानी कि पूर्णिमा की रात को क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस चीज को और डिटेल में पता करने के लिए मैं इससे जुड़े हुए रिसर्च पेपर ढूंढ ही रहा था, तभी मेरी नजर पड़ती है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च पेपर पर, जिसमें ये लिखा था कि मून साइकिल्स हमारे दिमाग में केमिकल लोचा करती हैं। अब देखो, उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स का इस्तेमाल किया गया था, तो अपने सर के ऊपर से बाउंसर चला गया। अगर आप में से कोई बायो वाला है तो उस रिसर्च पेपर को समझ सकता है। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने शॉर्ट में केमिकल लोचा नाम डाल दिया। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शरीर पर मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ता है, तो क्या हमारे शरीर पर मून की मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रभाव पड़ता है? वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि मून की मैग्नेटिक फील्ड हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड से 1000 गुना कमजोर है, लगभग ना के बराबर है। लेकिन मून पर जो पत्थर हैं, उनके अंदर जबरदस्त मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई गई है ना कमाल। मून मैग्नेटिक नहीं है, लेकिन मून के पत्थर मैग्नेटिक हैं। यहाँ सब कुछ विचित्र है। एक और मजे की बात सुनो। जब नासा ने अपनी सैटेलाइट मून के चारों तरफ उड़ाई, तो मून के साउथ पोल के नजदीक से गुजरते हुए सैटेलाइट्स को मून ने नीचे खींच लिया, थोड़ा सा नीचे खींच लिया। अब ये बहुत ही अजीब चीज थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि मून के साउथ पोल पर ग्रेविटी मून के बाकी हिस्सों से ज्यादा है, और ऐसा तभी हो सकता था अगर साउथ पोल की डेंसिटी बाकी हिस्सों से ज्यादा हो, और ये तब हो सकता था अगर साउथ पोल पर कोई मैसिव मेटल का टुकड़ा हो या मिनरल हो। और हुआ भी यही। मून के साउथ पोल पर सतह के नीचे एक मेटल का बहुत बड़ा पहाड़ दबा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन फील्ड है। अब ये पहाड़ आया कहाँ से? तो साइंटिस्ट की इसको लेकर एक थ्योरी है कि कोई एस्टेरॉइड, मेटल एस्टेरॉइड मून से टकराया होगा और पिघलकर उसके साउथ पोल में समा गया। अब अगर आपने मून को गौर से देखा हो तो आपने पाया होगा कि हमेशा हमें मून की एक ही सतह दिखाई देती है। पर ऐसा क्यों? तो उसका सीधा कारण है ये कि मून को अपनी धुरी पर घूमने में 27 दिन का समय लगता है, और इतना ही समय मून को धरती के चारों तरफ घूमने में लगता है। और क्योंकि ये दोनों समय बिल्कुल बराबर हैं, इसीलिए हमेशा हमें धरती की तरफ से मून का एक ही सिरा देखने को मिलता है, और इसे सिंक्रोनस रोटेशन का नाम दिया गया है। पर इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी तो होनी चाहिए। आखिर वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? तो देखो भैया, वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि धरती और मून के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होता है, यानी धरती मून पर फोर्स लगाती है और मून धरती पर फोर्स लगाता है, और इसी कारण से मून और धरती एक दूसरे के साथ टाइडली लॉक्ड हैं। अब जो लोग मून पर भविष्य में घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए सबसे आसान तरीका है लावा ट्यूब का इस्तेमाल करना। अब ये क्या चीज है? देखो, जिस समय मून गर्मा गर्म आग का गोला था, तो उस समय पर मून की सतह पर बहने वाला लावा इसकी सतह के नीचे पतले पतले रास्ते बनाकर चला गया, यानी ठंडा हो गया और वो जगह खाली हो गई। तो अगर हम उन ट्यूब्स के अंदर चले जाएं, जो कि काफी खाली हैं, तो वहां पर रहने का ठिकाना बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं फेक लैंडिंग वाली थ्योरी की। तो देखो भैया, अपने को इस पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मेरे हिसाब से नासा ने प्रॉपर तरीके से चांद पर लैंडिंग करी थी, और जिस जूते के निशान को दिखाकर ये कहा जाता है कि ये फेक लैंडिंग है, क्योंकि
एस्ट्रोनॉट के जूते तो नीचे से फ्लैट होते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन जूतों के नीचे भी एक कवर लगाया जाता है और उस कवर में ही इस तरह के ग्रूव बने थे जिनका निशान फोटो में दिखाया गया है। अब क्या नासा को मून पर एलियंस मिले थे? वेल, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जो लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे उनमें से कुछ लोगों ने पब्लिकली इस बात को स्वीकार किया है कि नासा के पास एलियन से जुड़ी हुई जानकारी है, ऐसी जानकारी जो नासा को मून से मिली है। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसका पता लगाना मुश्किल है। अब क्या ये जानकारी सही है कि मून सैर सपाटे पर निकल चुका है? बोले तो धरती से धीरे धीरे दूर जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। मून हर साल लगभग 1.5 इंच धरती से दूर जा रहा है। पर क्यों? देखो, धरती और मून एक दूसरे पर ग्रेविटेशन इफेक्ट डालते हैं। जैसे मून की ग्रेविटी धरती के पानी को ऊपर खींचती है, जिसकी वजह से टाइड बनते हैं। इस कारण की वजह से धरती की रोटेशन अपना मोमेंटम कम कर लेती है। अब क्योंकि धरती का एंगुलर मोमेंटम कम हो रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं पर तो कंपनसेट करना ही पड़ेगा। तो इस नुकसान की भरपाई करता है मून अपनी रफ्तार बढ़ाकर। और जब मून की रफ्तार बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो बाहर की तरफ खिसकेगा, और इसीलिए हर साल ये 1.5 इंच खिसक जाता है। अब जाते जाते कुछ बेसिक सवालों का जवाब और दे देता हूँ, जैसे कि मून की मैग्नेटिक फील्ड इतनी कमजोर क्यों हो गई? तो उसका कारण है मून के अंदर ठोस कोर का ना होना। और क्योंकि मून के अंदर ठोस कोर नहीं है और ना ही वो घूमती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगी। मून की मिट्टी का रंग ग्रे क्यों है? तो भैया उसके पीछे का कारण है आयरन, मैग्नीशियम और फेल्डस्पार, और इसके साथ कुछ और चीजें। इनका रंग लगभग ग्रे और भूरा सा ही है। तो मून की सतह का रंग भी ऐसा ही है, क्योंकि मून की सतह में सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हीलियम 3 की। बड़ा हल्ला मचा है इसे लेकर, तो इसके ऊपर तो अलग से वीडियो बना रखी है। चिंता मत करो, खोज के मैं ही निकाल दूंगा अगर मिल गई तो। और अब आखिरी सवाल, मून को मून क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी कारण है, बताता हूँ। मून शब्द निकला है इंग्लिश के एक वर्ड मोना से, और ये मोना शब्द आया है एक लैटिन वर्ड मेट्री एंड मेनेसिस से। अब इसमें मेट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट और मेनेसिस का अर्थ है मंथ यानी महीना। तो क्योंकि पुराने समय में चांद का इस्तेमाल महीने को नापने के लिए किया जाता था, इसीलिए इसका नाम मून पड़ गया। तो ये थी मून के ऊपर एक छोटी नहीं बड़ी सी वीडियो जो अब खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।